जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विजू चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बुक ऑफिशियल पर। तो शाम के 4 बज गए हैं और मैं आप सभी के लिए जो कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है वो लेकर आ गया हूं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था। 4 महाजनपद दे रखे हैं, अंग, मगध, वज्जी और कौशल। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा एक महाजनपद था जो 8 राज्यों का एक समूह है जो बना हुआ था। इसके अंदर जो 8 राज्य है वो शामिल थे और उस 8 राज्यों के एक समूह को है जो एक संघ बनाया गया था और उस संघ को क्या नाम है वो दिया गया था, ये आपको बताना है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, वज्जी। वज्जी जो एक महाजनपद था उसके अंदर जो 8 राज्यों का एक संघ बनाया गया था और उस संघ क्या नाम दिया गया, वज्जी दिया गया। जिस प्रकार अपन बात करेंगे ये अलग अलग है जो राज्य थे, ठीक है, और इन राज्यों का एक है जो संघ था, इस संघ को क्या नाम दिया गया, वज्जी है जो दिया गया। तो सी ऑप्शन अपना इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत मिट्टी है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है जो कौन सी मिट्टी है जो विस्तृत है। द ब्रॉडेस्ट सोइल एरिया इन इंडिया इज, तो कौन सी मिट्टी है जो भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर है जो विस्तृत है, यानी कि सभी भारत की जितनी भी भूमि है ना उस सभी भूमि पर लगभग है वो मिट्टी वो पाई जाती है हर जगह। तो वो कौन सी मिट्टी है, वो जलोढ़ मिट्टी है। तो सी ऑप्शन अपना इसका आंसर है जो हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी है जो भारत के सभी क्षेत्र के अंदर है जो बात करेंगे इस प्रकार से सभी पूरे भारतवर्ष के अंदर है जो ये जलोढ़ मिट्टी है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर है जो पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपसे बोला था कि सभी के लिए भारतीय नौसेना ने यानी कि एमआर और नेवी एमआर के लिए है जो कंप्लीट 10 प्रैक्टिस सेट है वो 16 प्रैक्टिस सेट है वो आपके सामने लॉन्च करूंगा। तो मैंने इंडियन नेवी एमआर के लिए 10 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट है वो लॉन्च कर दिए हैं। इसके अंदर आपको सामान्य अध्ययन, गणित, विज्ञान और इन तीनों सब्जेक्ट के हैं जो 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन के आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, यानी कि लगभग आपको 500 क्वेश्चन तो इससे मिल जाएंगे रिलेटेड है जो आपको 500 क्वेश्चन तो इससे रिलेटेड है जो नेवी एमआर वाले मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपको 2020 के अंदर जो फरवरी के अंदर है जो एमआर का एग्जाम हुआ था, 4-5 दिन जो एग्जाम चला था, उनके अंदर जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे जो मुझे याद थे और जो मैंने उसके लिख रखे थे क्वेश्चन, सभी मैंने इस पीडीएफ के अंदर इंक्लूड किए हैं। न्यूनतम परीक्षा प्रणाली आधारित पर है, इंग्लिश और दोनों लैंग्वेज के अंदर है जो मैंने इस पीडीएफ को क्रिएट किया है। और महत्वपूर्ण प्रश्न और गत वर्ष के अंदर प्रश्न हुए थे उनका समावेश है जो इस पीडीएफ के अंदर मैंने किया है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप जाकर है जो आसानी से इस पीडीएफ को है जो खरीद सकते हैं। मात्र आपको 35 रुपए पे करने पड़ेंगे और इस पीडीएफ को लेकर अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से सुचारू रूप से रखिए, ताकि अभी हाल फिलहाल के अंदर जो दिसंबर के अंदर जो नेवी एमआर की नेक्स्ट वैकेंसी आएगी उसके अंदर अपना आप अच्छा टारगेट है वो अचीव कर सकें और अपना अच्छा स्कोर है वो आप वहां पर है जो बना सकें। तो जिसने भी अभी तक है जो ये प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदा है तो जल्दी से जाकर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको लिंक दे रखा है नेवी एमआर ऑनलाइन एग्जाम प्रैक्टिस सेट ई बुक वाला, उसके नीचे जो लिंक दे रखा है उस लिंक को ओपन करके इस प्रैक्टिस सेट को जल्दी से खरीद लीजिए। तो अपने आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, रणजीत सागर बांध है जो रणजीत सागर जो बांध है वो किस परियोजना नदी पर है जो बनाया गया है। रणजीत सागर बांध परियोजना किस नदी पर है। ऑन विच रिवर इज द रणजीत सागर बांध डैम प्रोजेक्ट। जो रणजीत सागर बांध परियोजना है वो किस नदी पर है, गंगा नदी पर, रावी पर, यमुना पर या फिर महानदी पर। 4 ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, आपको करेक्ट आंसर इसका बताना है। तो फटाफट सभी साथी है जो इसके लगातार कमेंट करते जाइए कि क्या इसका आंसर है जो आएगा। आंसर क्या आएगा इसका, रावी नदी। किस नदी के तट पर स्थित है, किस नदी पर है वो रणजीत सागर बांध परियोजना है। रणजीत सागर जो डैम है वो किस नदी पर है, रावी नदी पर है जो बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, चौथा प्रश्न अपना क्या कहता है, फरात नदी किस महाद्वीप में स्थित है। इन विच कॉन्टिनेंट इज द यूफ्रेट्स रिवर लोकेटेड। जो फरात नदी है ये किस नदी जो किस महाद्वीप के अंदर है, किस कॉन्टिनेंट में है जो स्थित है। ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। 4 महाद्वीपों के अंदर कौन से महाद्वीप में जो फरात नदी है वो स्थित है। तो किस महाद्वीप में है, सी ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा, यानी कि एशिया महाद्वीप के अंदर है जो फरात नदी है वो स्थित है। अब फटाफट आपके सामने हमेशा की तरह एक ऑप्शन है गूगल, और गूगल से कमेंट करके पूछो और मुझे भी कमेंट करके बताओ कि जो फरात नदी है वो किस देश में बहती है, किस देश के अंदर है जो फरात नदी है वो बहती है। तो फटाफट सभी साथी कमेंट करो, गूगल से सर्च करो और कमेंट करके बताओ कि जो फरात नदी है वो एशिया के किस देश के अंदर है जो बहती है। सभी साथियों का इस पर है जो कमेंट जरूर आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, 5 नंबर प्रश्न है जो क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा शहर नीपर नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले तो सभी साथी बता दो कि नीपर नदी के किनारे कौन सा शहर है या फिर कौन सा जो
नगर है वो स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर निपर रिवर। तो निपर रिवर किस देश में बहती है, सबसे पहले तो ये देख लो। अब आप देखोगे क्या कि मैं आपको खुद ही बता दूंगा कि इस देश के अंदर है जो निपर नदी है, मतलब जो शहर इस नदी के किनारे होगा लगभग वो देश आपको पता चल ही जाएगा। तो निपर नदी के किनारे कौन सा शहर है जो बसा हुआ है, कीव। कीव है जो किस देश का है, रूस का। तो ये देखो आपको दो हो गए। निपर नदी भी किस देश में बहती है, रूस के अंदर है जो बहती है। सी ऑप्शन अपना इसका आंसर है जो हो जाएगा। अब देखो पर्थ है, पर्थ है जो किस देश का है, पर्थ है जो कहां से है, जर्मनी से है। पर्थ है जो कहां पर है, जर्मनी में है। और ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये बसा हुआ है राइन नदी के किनारे। ये बसा हुआ है राइन नदी के किनारे। जर्मनी का जो पर्थ शहर है जो राइन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब अपने बात करते हैं किसके बारे में, बोन। हाँ ठीक है, ये थोड़ा गलत हो गया। ये जो पर्थ है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, पर्थ है जो ऑस्ट्रेलिया में है। पर्थ कहां पर है, पर्थ है ऑस्ट्रेलिया में और स्वान नदी के किनारे बसा हुआ है। स्वान नदी के किनारे है जो बसा हुआ है। अब अपनी बात करते हैं बोन। बोन बसा हुआ है जर्मनी में और किस नदी के किनारे, राइन नदी के किनारे। मैंने आपको पहले पर्थ बता दिया था लेकिन वो बोन का था। ठीक है, कीव हो गया अपना स्पेन वाला, रूस वाला, और कहां पर है ये, निपर नदी के किनारे। और बच गया अपना कौन सा, मैड्रिड। मैड्रिड है स्पेन में। मैड्रिड कहां पर है, स्पेन में। और किस नदी के किनारे, मेजेंस नदी है एक, मेजेंस एक नदी है, इस नदी के किनारे है जो ये शहर बसा हुआ है। तो आप इस कमेंट भी है जो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं आया हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। निम्न में से कौन राज्यसभा से प्रथम अर्थशास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने। आपको बताना है कि निम्न में से नरेंद्र मोदी, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और मनमोहन सिंह, चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति था जो राज्यसभा से तो था, राज्यसभा से तो था प्लस क्या था, अर्थशास्त्री था, और वो भारत का प्रधानमंत्री भी बना। तो कौन बना था, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। मनमोहन सिंह है जो एक प्रसिद्ध, अपने बोल सकते हैं फेमस, बोल सकते हैं अच्छे तरीके से इनको अर्थशास्त्र का ज्ञान था। ठीक है, जब भी ऐसा लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरने वाली है या फिर थोड़े बहुत हिलने वाली है तो उन्होंने इस चीज को अच्छे से कंट्रोल किया, क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र का नॉलेज अच्छे तरीके से अचीव कर रखा है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे अपने बात करते हैं, निम्न में से किस एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो किस एक्ट के तहत, किस रूल के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक है जो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। तो कौन सा एक्ट था वो था चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कौन सा था, वो था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के अंतर्गत है जो भारत के गवर्नर को हटाकर गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और भारत का पहला गवर्नर कौन बना था, लॉर्ड विलियम बेंटिक बना था। तो ए ऑप्शन अपना इसका आंसर है जो हो जाएगा, चार्टर एक्ट 1833। आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर प्रश्न देखो। पटना हाईकोर्ट की स्थापना है जो कब की गई। वेन वाज पटना हाईकोर्ट इस्टेब्लिश्ड। पटना हाईकोर्ट की स्थापना है वो कब की गई थी। पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1916 के अंदर। 1916 के अंदर है जो पटना हाईकोर्ट की स्थापना है वो की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। सेबी की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई। अब देखो सेबी की स्थापना है जो किस पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर है जो सेबी की स्थापना है वो की गई थी। इसके अलावा सेबी की स्थापना के साथ साथ 7वीं पंचवर्षीय योजना में 2-3 मुख्य योजनाएं भी स्टार्टिंग की गई थी, उनकी भी स्थापना की गई थी। देखो एक तो जो स्पीड पोस्ट थी, स्पीड जो पोस्ट होती है इसकी स्थापना की गई थी, कब की गई, 7वीं, इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई। अगर आपसे एग्जैक्ट सन पूछ ले तो या वर्ष पूछे तो 1986 इसका आंसर है जो हो जाएगा। दूसरी कपाट की स्थापना भी की गई थी। कपाट की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर की गई थी 1986 के अंदर। इसके अलावा देखो जवाहर रोजगार योजना और नेहरू और जो जवाहर दोनों योजनाएं थी ये भी कब स्टार्टिंग की गई थी, 7वीं पंचवर्षीय योजना में की गई। इनकी डेट दोनों की पूछे तो 1989 के अंदर है जो ये दोनों योजनाएं जो स्टार्ट की गई थी। जवाहर नेहरू, ये दोनों अलग अलग है, जवाहर ने रोजगार परियोजना और नेहरू रोजगार परियोजना 1989 के अंदर 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जो स्टार्ट की गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है जो क्या दे रखा है, 10 नंबर प्रश्न देखो। ब्लैक क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है।
ब्लैक क्रांति का संबंध है, आपको बताना है किस क्षेत्र से है। ब्लैक रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू विच फील्ड। ब्लैक क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ब्लैक क्रांति का संबंध है जो किस क्षेत्र से है? खनिज तेल में आत्मनिर्भरता हेतु। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन अपना इसका आंसर है जो हो जाएगा। अब देखो चमड़ा उत्पादन, चमड़ा उत्पादन से एक क्रांति की गई थी, उस क्रांति को क्या बोलते हैं? खाकी क्रांति। खाकी क्रांति बोलते हैं चमड़ा उत्पादन से। और जो उर्वरक उत्पादन से हुई थी उसको बोलते हैं भूरी क्रांति। और इससे हो गई ब्लैक क्रांति। और तिलहन से एक रिलेटेड क्रांति हुई थी उसको बोलते हैं येलो यानी कि पीली क्रांति। ये सभी मोस्ट फैक्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनको आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं, इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वैसे प्रैक्टिस सेट है जो कंप्लीट, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर है, वो शाम तक है जो मिल जाएगी। आगे देखो, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड का मुख्यालय है जो कहाँ स्थित है? भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड का मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली के अंदर। तो मैंने आपको एक पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि लगभग जहां पर पूछे ना हेडक्वार्टर, अगर अपने हेडक्वार्टर पूछे तो लगभग अपने बात करें तो वो दिल्ली के अंदर है, सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर है। उसके बाद बात करें तो मुंबई के अंदर है, और सबसे ज्यादा देखें तो दिल्ली, मुंबई, कानपुर लगभग यहीं पर आसपास के क्षेत्रों के अंदर है जो पूछाते हैं। अगर आपको ऑप्शन के अंदर दिल्ली मिले तो आपको सबसे पहले क्या दिल्ली को, अगर आपको आंसर पता नहीं है तो आप दिल्ली को सबसे ज्यादा महत्व देना। अगर दिल्ली के बाद अगर आपको मिले कोलकाता, अगर दिल्ली नहीं मिले और मिले आपको कोलकाता, तो आप कोलकाता को महत्व देना है, क्योंकि कोलकाता भी काफी टाइम से है जो हेडक्वार्टर्स के रूप में इसको यूज किया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर मुंबई, कानपुर, लखनऊ, वैसे आपको अगर एग्जिट पता है तो एग्जिट आंसर है जो उसको टिक कर दीजिए। नहीं तो लगभग जैसे बात करें तो सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर है वो दिल्ली के अंदर है सभी चीज के, और उसके बाद मुंबई के अंदर भी है, और मुंबई, दिल्ली के बाद दूसरा सेकंड स्थान आता है कोलकाता का। कोलकाता के अंदर भी काफी हेडक्वार्टर्स हैं जो स्थित हैं। आगे देखो 12 नंबर प्रश्न है जो आरबीआई के प्रथम गवर्नर है जो कौन बने थे? आरबीआई के प्रथम गवर्नर यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर है कौन बने थे? तो ए ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। ए ऑप्शन अपना इसका आंसर हो जाएगा। सर ऑसबोर्न स्मिथ थे जो आरबीआई के पहले गवर्नर है जो बने थे। तो फटाफट गूगल से सर्च करके बताओ कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी। फटाफट कमेंट करके बताओ, गूगल से सर्च करो और फटाफट कमेंट करके बताओ कि आरबीआई की स्थापना है वो कब की गई थी। आरबीआई की स्थापना है वो कब की गई थी? सभी साथी फटाफट, सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका, सेकंड क्वेश्चन का आंसर सभी साथियों को देना है। अगला प्रश्न देखो, भारतीय स्रोत शकों को क्या नाम देते हैं? जो शक क्या थे? एक राज्य था, एक क्या गणराज्य था, एक शासक था। ठीक है, शकों का एक राजवंश भी था। क्या गणराज्य अपने बोल सकते हैं या फिर इसको शासक वंश बोल सकते हैं। शकों का एक वंश था। ठीक है, शकों का जो वंश था इसको भारतीय स्रोत क्या बोलते हैं, इसको क्या नाम देते हैं, ये आपको बताना है। जिस प्रकार एक मुगल साम्राज्य था, एक वंश शक साम्राज्य था, अगर मुगल साम्राज्य को भारतीय स्रोत एक नाम देते थे उसको क्या नाम देते? उसी प्रकार वंश था, एक साम्राज्य था शक साम्राज्य, शक गणराज्य और या शक साम्राज्य बोल सकते हैं अपने को। तो शकों को भारतीय स्रोत है वो उसको क्या नाम है वो देते हैं, ये आपको बताना है। तो क्या नाम देते हैं? ये अपने को नाम देते हैं सीथियन। इनको क्या नाम देते थे? सीथियन इनको है जो नाम इन्होंने दिया है, भारतीय स्रोतों ने शकों को है जो सीथियन नाम है वो दिया है। तो सी ऑप्शन अपना आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है जो क्या दे रखा है? रबिया बीबी का संबंध निम्न में से किससे है? जो राबिया बीबी थी या फिर रबिया बीबी थी, ऐसा थोड़ा सा इसके अंदर मिसटाइपिंग है लगभग। राबिया बीबी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? रबिया बीबी का संबंध है जो किस शासक से था? तो किस शासक से था? औरंगजेब से। औरंगजेब, ठीक है, ये क्या लगती थी? औरंगजेब से इसकी पत्नी थी, औरंगजेब की। रबिया बीबी इसकी पत्नी थी। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है जो क्या देर का है? अगला प्रश्न देख रहा है, जिब्राल्टर संधि किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो जिब्राल्टर संधि है जो किन दो देशों के मध्य स्थित है? स्पेन और मोरक्को। तो स्पेन और मोरक्को देखो कौन सा ऑप्शन दे रखा है? बी ऑप्शन आंसर दे रखा है। स्पेन और मोरक्को के मध्य है जो जिब्राल्टर संधि है वो स्थित है। वैसे मैंने आपको बोला था स्टैटिक जीके की ई बुक है वो तैयार कर रहा हूँ। उस ई बुक के अंदर है लगभग 110 से ज्यादा टॉपिक है। लगभग कितने हैं? जो 110 से ज्यादा टॉपिक मैंने उसके अंदर कवर करे हैं। अभी तक तो है जो लगभग मैंने 35 टॉपिक उसके अंदर टाइपिंग कर दिए हैं। जैसे 110 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, पीडीएफ आपको उसकी इंस्टा मोजो के द्वारा आपको है जो उपलब्ध करवा दी जाएगी। उसका थोड़ा सा मिनिमम चार्ज रखा हुआ है 80 रुपए। 80 रुपए के अंदर आपको पीडीएफ मिल जाएगी और लगभग उसके मेरे हिसाब से 350 पेज बन जाएंगे। आप इसका प्रिंट निकाल लेना,
बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रत्येक एग्जाम के अंदर आपको पीडीएफ है जो इंपॉर्टेंट मिलेगी। स्टैटिक जीके के अंदर सभी टॉपिक, सभी सब्जेक्ट से मैंने इसके अंदर है जो टॉपिक उठाकर इसके अंदर है जो शामिल किए हैं। आगे देखो, अंटार्कटिका पर रूस द्वारा स्थापित शोध केंद्रों की संख्या कितनी है। अंटार्कटिका पर है जो सभी देशों के अलावा सभी देशों के क्या शोध केंद्र वहां पर स्थापित किए गए हैं। भारत ने भी यहाँ पर 2-3 शोध केंद्र है वो स्थापित कर रखे हैं। तो मैंने आपसे पूछा है कि रूस के द्वारा कितने शोध केंद्र है वहां पर है जो अंटार्कटिका पर स्थापित है किए हुए हैं। तो सबसे पहले भारत के कितने किए हैं ये आप बता दो। 2-3 तो मैंने बता दिए, लेकिन 2 या 3 है, कन्फर्म मैं नहीं बोलूंगा कितना है, उसके नाम आप बता दो। फटाफट कमेंट करके बताओ कि इनके नाम क्या क्या है। जैसे एक दक्षिण गंगोत्री है शायद तक, एक और 2 शायद तक इसी से रिलेटेड है, एक दक्षिण गंगोत्री या फिर एक और है। आप सभी के नाम है जो मुझे कमेंट कर देना। रूस के कितने हैं, रूस के वहां पर 6 हैं। रूस ने अंटार्कटिका पर अपने 6 शोध केंद्र है जो स्थापित कर रखे हैं। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 6 इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न है जो क्या दे रखा है। 1970 में फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने वाला प्रथम देश, जो मेजबानी करने वाला देश है वो कौन सा था। 1970 के अंदर है जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था, फुटबॉल विश्व कप हुआ था, उसकी मेजबानी है जो किसने की थी। मेजबानी देश आपको बताना है कि मेजबानी उसकी है जो किस देश ने की थी। यहाँ पर फटाफट बताओ। एक यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 में से एक ने मेजबानी की थी, एक वहां पर उसका विजेता रहा था, एक वहां पर उप विजेता रहा था। कौन कौन सा रहा था, सभी फटाफट है जो कमेंट करके बताओ कि क्या इसका आंसर है जो हो जाएगा। तो देखो, 1970 के अंदर जो फुटबॉल विश्व कप हुआ था वो किस देश में आयोजित किया गया, या फिर किस देश के अंदर है जो उसकी मेजबानी की थी, मैक्सिको ने। तो मैक्सिको ने उसकी मेजबानी की थी, ठीक है, मैक्सिको ने इसकी मेजबानी की। अब 3 ऑप्शन बच गए आपके सामने, ब्राजील और इटली और एक जापान। ब्राजील इसका है क्या विनर रहा था, विजेता रहा था। इस फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन सा देश रहा था, ब्राजील। और इटली और जापान में से एक उप विजेता रहा था, कौन सा रहा था, उप विजेता रहा था इटली, ठीक है। इटली वहां पर है जो उप विजेता रहा था। 1970 के अंदर जो फुटबॉल विश्व कप हुआ उसके अंदर मेजबानी मैक्सिको ने की, विजेता ब्राजील रहा था, उप विजेता है जो इटली रहा था। आगे देखो, अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। इपोन शब्द किससे संबंधित है, विद हुम इज द टर्म इपोन रिलेटेड। इपोन वर्ड है वो किस खेल से संबंधित है ये आपको बताना है। तो इपोन संबंध, जो इपोन वर्ड का संबंध है, इपोन वर्ड का संबंध है जो किस खेल से है, जूडो से। जूडो जो खेल है, जूडो, इस खेल से संबंधित है इपोन शब्द। तो बी ऑप्शन पर आंसर है जो इसका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, 19 नंबर प्रश्न है जो क्या कहता है। शारजाह स्टेडियम किस देश में स्थित है। इसको शाहजहां मत बोलना, ये क्या शारजाह है। शारजाह एक स्टेडियम है, किसका स्टेडियम है, शारजाह एक स्टेडियम है, किसका स्टेडियम है ये आपको बताना है। शारजाह एक स्टेडियम है जो किस देश में है जो स्थित है। शारजाह किस देश में स्थित है, यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई कहां पर है दे रखा है, यूएसई दे रखा है, यहाँ पर यूएई आना चाहिए, यूएई। आंसर तो यहाँ पर नहीं दे रखा, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या आएगा अपना, यूएई आएगा। संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन के अंदर नहीं दे रखा था ये, लेकिन यूएसई दे रखा है, यहाँ पर यूएई करना था, थोड़ा मिस्टेपिंग हो गया। चलो कोई बात नहीं, आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनमें से नहीं है तो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात इसका आंसर है जो हो जाएगा, अमीरात वाला इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 20 नंबर प्रश्न देखो। 20 नंबर प्रश्न है वो क्या दे रखा है। 20 नंबर प्रश्न देखो, सर्वाधिक सीमा वाला देश है, किस देश की सीमा है जो सर्वाधिक देशों से लगती है, ये आपको बताना है। तो देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चीन हो जाएगा। चीन की सीमा जो सर्वाधिक देशों से लगती है, 13 देश है जिनकी सीमा है जो चीन से लगती है। इसका कमेंट सभी साथी जरूर करके बताएं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमा, मतलब कि ऐसे कौन से वो 13 देश हैं जिनकी सीमा चीन से लगती है। तो 13 देश कौन कौन से, तो सभी साथी फटाफट गूगल करो और इसका कमेंट है मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो। अगला प्रश्न देखो, 21 नंबर प्रश्न है जो क्या कहता है, एक ही राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर फ्लोइंग इन द सेम स्टेट, यानी कि एक ही राज्य के अंदर बहने वाली सबसे लंबी नदी है और वो नदी कौन सी है ये आपको है जो बताना है। तो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है जो एक ही राज्य के अंदर है जो बहती है। तो उस राज्य का नाम क्या है या फिर उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम बता दो। उस नदी का नाम क्या है, लूनी नदी,
लूनी नदी है जो उस नदी का नाम है, और उस राज्य का नाम आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि लूनी नदी किस राज्य के अंदर है जो बहने वाली सबसे लंबी नदी है। राज्य का नाम फटाफट सभी साथी कमेंट करके मुझे बता दीजिए। अगला प्रश्न देखो, यूरोपीय संसद का मुख्यालय है जो कहां पर स्थित है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट लोकेटेड? यूरोपियन की जो पार्लियामेंट है, संसद है, उसका हेडक्वार्टर है वो कहां पर है जो स्थित है? तो लग्जमबर्ग इसका आंसर है जो हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही आंसर है वो हो जाएगा। आगे देखो 23 नंबर क्वेश्चन है जो क्या दे रखा है? 23 नंबर प्रश्न आपके सामने दे रखा है, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो सबसे पहले बता दो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, फटाफट बता दो कि भारत का राष्ट्रीय पशु है वो क्या है। और आपको पता है न्यूजीलैंड का, तो न्यूजीलैंड का कीवी है जो राष्ट्रीय पशु है। नेशनल एनिमल ऑफ न्यूजीलैंड इज कीवी। कीवी इसका आंसर है वो हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे देखो 24, येलो बुक का संबंध किस देश की सरकार से है? द गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री इज रिलेटेड टू द येलो बुक? येलो बुक किस देश की सरकार से संबंधित है? किस सरकार है, कौन सी सरकार है, किस देश की सरकार है? फ्रेंच सरकार। फ्रेंच सरकार से संबंध है किसका? येलो बुक का। अब क्या संबंध है ये आप गूगल अच्छी तरीके से कर सकते हैं, और मेरे से ज्यादा आप खुद से समझ सकते हैं इस चीज को कि येलो बुक क्या है और इसका संबंध फ्रेंच सरकार से किस प्रकार है। आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्रेंच सरकार। अगला प्रश्न देखो, नवजात शिशुओं के लिए विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? जो नवजात शिशु होते हैं उनको दूध पिलाने के लिए एक विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है, और वो दिवस कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। तो 1 अगस्त को है जो विश्व स्तनपान दिवस मनाया जाता है। नवजात शिशुओं के लिए विश्व स्तनपान दिवस कब मनाया जाता है? 1 अगस्त को है जो मनाया जाता है। ऑप्शन कौन सा हो गया? बी ऑप्शन अपना आंसर है जो हो जाएगा। तो देखो भाई सेक्शन ए के अंदर अपने जीके जीएस के 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब अपन स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी के अंदर आप पहले मैथ के सवाल सोल्व कीजिए, उसके बाद अपने साइंस के सवाल है वो लास्ट के अंदर सोल्व करेंगे। ए सेक्शन कंप्लीट हो गया 25 क्वेश्चन का। बी सेक्शन की शुरुआत अपन करते हैं मैथ के साथ। तो मैथ के साथ शुरुआत करने से पहले एक बार आपको फिर बता देता हूं, इंडियन नेवी एमआर के लिए 10 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मैंने इंस्टा मोजो पर है जो लॉन्च कर दिए हैं, पब्लिश कर दिए हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से जाकर आप है जो इन प्रैक्टिस सेट को खरीद सकते हैं। थोड़ा सा पेमेंट यानी कि 35 रुपए पेमेंट आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको 10 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे और इनका सोल्यूशन मिल जाएगा। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज के अंदर आपको यहाँ पर ये जो प्रैक्टिस सेट है वो मिलने वाले हैं। इसके अलावा 2020 फरवरी के अंदर जो एग्जाम हुआ था एमआर का, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको इसके अंदर मैंने शामिल कर रखे हैं। और जल्दी आपको स्टडी जीके की ई बुक भी आपको लगभग है मैं उपलब्ध करवा दूंगा। बहुत जल्द आपको स्टडी जीके की ई बुक है जो मिलने वाली है। शुरुआत करते हैं अपने सेक्शन बी और मैथ का पहला सवाल देखो, और नेवी एमआर कंप्लीट प्रैक्टिस सेट का 26वां सवाल देखो क्या देर का है। 11 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुनी कर दी जाए तो औसत क्या होगा? मैंने आपको एक औसत वाला जो वीडियो बनाया था, अपने जो कंप्लीट टॉपिक कर रहे थे औसत वाला, उसके अंदर मैंने आपको बताया था इसी प्रकार से क्वेश्चन। उसके अंदर मैंने बोला था कि अगर 11 संख्याओं का क्या है औसत 7 है, अगर प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दी जाए, मतलब पहली संख्या है 11 के अंदर 1 है, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 संख्याएं हो गई। 1 का दुगुना कितना हो गया? 1 का दुगुना 2, 2 का दुगुना 4, 3 का दुगुना 6, 4 का दुगुना 8, 5 का दुगुना 10, 6 का दुगुना 12, 7 का दुगुना हो जाएगा 14, 8 का हो जाएगा 16, 9 का हो जाएगा 18, 10 का हो जाएगा 20 और 11 का हो जाएगा 22। यहाँ पर इसने बोला कि सभी संख्याओं को 2 गुना कर दिया जाए तो औसत क्या होगा। अब देखो सभी संख्याओं को 2 गुना कर रहे हैं तो 7 का उनका औसत था, तो 7 भी क्या होगा? 2 गुना होगा। तो 7 को 2 से गुना कर दो, सीधा शॉर्ट में करेंगे तो 14 आंसर आ जाएगा। अब 14 कहां पर देर का है फटाफट देख लो। 14 देर का होगा बी ऑप्शन में। बी ऑप्शन आपका इसका आंसर है जो हो जाएगा। बेझिझक आप बी ऑप्शन को टिक कीजिए, ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जो क्या देर का है। अगला प्रश्न देर का है 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है और समान दूरी तय करने में इनके लिए गए समय का अनुपात आपको बताना है। तो सबसे पहले इनका अनुपात देखो क्या देगा, 2:3:4 है जो इनका अनुपात है वो देर का। 3 कारें हैं और उनके कारों की जो चाल है, स्पीड है, वो आपको यहाँ पर देर की है। किसके अंदर देर की है? ये आपको देर की है अनुपात के अंदर, रेशो के अंदर है जो आपको देर की है।
आपको इनका टाइमिंग बताना है तो टाइमिंग बताएंगे तो आप इनको क्या कर लीजिए 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। तो फटाफट इसको सोल्व कीजिए। आंसर आपका क्या आ जाएगा? आंसर आपका आ जाएगा 3 × 6, उसके बाद आ जाएगा 4 और उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। मतलब 6:4:3। ऑप्शन कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन आपका आंसर है जो हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आंसर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नहीं आया हो तो फटाफट कमेंट करके बता देना कि हमें सवाल समझ में नहीं आया। आगे देखो, अगला प्रश्न देखो, 28 नंबर प्रश्न है जो क्या दे रखा है? दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल अगर 37 है तो उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल है जो क्या होगा? अब देखो, दो पूर्ण संख्याएं अगर बात करते हैं, इसने 37 दे रखा है, तो 37 के दो अगर आप टुकड़े करेंगे तो कितने बनेंगे? एक तो बनेगा 37 का एक और एक बनेगा 37, यानी कि 37 एकम 37 इस प्रकार से बोलते हैं अपने इसको। तो 37 हो गया। इसने बोला संख्याओं का अंतर देखो, 37 में से अपने माल दिया निकाल दिया, एक निकालेंगे तो 37 में से इसने अंतर बोला है, तो अंतर कितना आ गया? 36 हो गया। इसने बोला है कि वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल इसका करेंगे तो वर्गमूल करेंगे तो 6 का वर्गमूल कितना होता है? 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36। तो अपने को इसका वर्गमूल देखना है तो क्या हो जाएगा अपना? 6 इसका आंसर है जो आ जाएगा। फटाफट देखो 6 कहां पर दे रखा है? ए ऑप्शन में दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है 6। तो 6 ही अपना इसका आंसर है जो हो जाएगा। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 37 है तो उन संख्याओं के अंतर की जो वर्गमूल है, जो उन संख्याओं का अंतर का वर्गमूल क्या होगा? वो वर्गमूल है जो 6 होगा। अब देखो दोबारा 6 का वर्गमूल पूछा था, 6 का वर्ग करेंगे 36, अंतर 1 घटाया था, 1 जोड़ देंगे 7, मतलब 37। यही संख्या यहाँ पर थी, यही यहाँ पर, मतलब क्वेश्चन आपका सही है। तो ए ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, 29 नंबर प्रश्न है जो क्या दे रखा है? एक वस्तु को 540 रुपए में बेच देने पर 10% की जो हानि होती है, अगर उसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचना हो तो अपने को कितने रुपए अंदर उस वस्तु को बेचना पड़ेगा? ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखो इसने बोला है कि 10% की हानि होती है, तो देखो वस्तु का कितना है यहाँ पर देर का, इसने क्या देर का है कि उस वस्तु को 540 रुपए में बेचा जाता है। कितनी हानि पर? उसको बेचा जाता है 10% की हानि पर। यहाँ पर इसको गुणा का निशान लगाएंगे, उसके बाद उसको बेचा जाता है किस पर? 100 पर है जो 10% की हानि, तो 100 बटा हो जाएगा 90। 1 0 से 1 0 निकालेंगे, 9 को काटेंगे 4 से तो बच गया 6, यानी कि 600 रुपए। मतलब वो वस्तु की जो 540 रुपए में बेचकर उसको 10% की हानि होती है ना, वो वस्तु का एग्जिट रेट क्या है? उस वस्तु का एग्जिट मूल्य क्या है? उसका जो पहले उसने जो वस्तु का प्रारंभिक मूल्य था वो क्या था? 600 रुपए था। 600 रुपए आ गया। इसने बोला है उस वस्तु को क्या अपने को 10% लाभ पर बेचना है। क्या करना है? उस वस्तु को 10% लाभ पर बेचना है। तो वस्तु को लाभ पर बेचना है तो 110/100, 2 0 से 2 0 निकाली, बच गया कितना? 110 × 6, तो 110 को 6 से 11 गुणा करेंगे तो कितना आ गया? 0 0 आ गया, 11 6 की 66, मतलब 660 रुपए में उस वस्तु को अपने बेचेंगे, तब अपने को 10% की जो है प्रॉफिट अपने को होगा। तो 160 रुपए में 540 रुपए की वस्तु है, उसको अगर अपने 660 रुपए में बेचेंगे तब जाकर अपने को जो 10% का है जो लाभ होगा। उम्मीद करता हूं आंसर आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न की तरफ। 30 नंबर प्रश्न देखो क्या दे रखा है? एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की जो है वृद्धि होगी? ये आपको बताना है। क्या कहता है कि वृत्त की त्रिज्या के अंदर है जो 60% की है जो क्या है वृद्धि की जाती है, 50% की जाती है, सॉरी 60 की नहीं 50 की। तो सबसे पहले ये देखो इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है, क्या होता है वो सूत्र? देखो सूत्र होता है 2 ब्रैकेट, क्या दिक्कत है इसकी, 2 ब्रैकेट 2r प्लस r² बटा 2, ये उसका सूत्र होता है। ठीक है, फटाफट सूत्र का क्या है कमेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो मैं सूत्र के अंदर इसका यूज करता हूं। 2 किस गए 2 कर देंगे, r यहां पर दे रखी है अपने को 50 कर देंगे, प्लस अपने कर देंगे r², मतलब 5 का वर्ग कितना हो गया? 5 2500। ठीक है, 00 00 100 हो गया। इसको इससे निकाल देंगे, ठीक है, बच गए 25। ये कितना हो गया? यहाँ पर 25 को इससे गुणा करेंगे, कितना हो गया? 100 प्लस ये आ गया अपना 25। यहाँ पर इसने कितना परसेंट पूछा? तो 125% हो जाएगा भाई। 125% कहां पर दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है 125%। तो डी ऑप्शन अपना आंसर है जिसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जो
क्या देर का है। अगला प्रश्न है जो क्या देर का है, एक रेलगाड़ी 130 मीटर लंबी है और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से है, जो 30 सेकंड के अंदर एक पुल को पार कर लेती है। आपको पुल की लंबाई बतानी है, क्या है पुल की लंबाई बतानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने देखते हैं 45 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जो रेलगाड़ी चल रही है और 30 सेकंड के अंदर एक पुल को पार करती है। पुल की लेंथ आपको लंबाई बतानी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 45 इंटू 5/18 करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे तो अपना आ जाएगा 25/2। ठीक है, 45/18, 45 इंटू 5/18 को सोल्व करेंगे तो 25/2 अपना आ जाएगा। मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। अब अपने देखते हैं, अब देखो सवाल अब समझने वाला है। ठीक है, 5/18 करेंगे, 45 इंटू 5/18 तो आ जाएगा 25/2। अब देखो अपने मानते हैं कि पुल की लंबाई कितनी है, x है। अपने मानते हैं कि माना पुल की लंबाई है x, इसने बोला है कि रेलगाड़ी की टोटल लंबाई कितनी है, 130 है। तो अपने इसके अंदर प्लस कर दे, मतलब 130 प्लस x। इसके बाद बराबर करते हैं, कितने टाइम के अंदर पार करती है उसको, 30 सेकंड के अंदर। तो 30 यहां पर किया, इंटू अपने क्या करेंगे, अपने 25/2 निकाला था उसको यहां पर कर देंगे 25/2। 130 प्लस x बराबर 30 इंटू 25/2। तो यहां से इसको काटेंगे, 30 को काटेंगे, इस 2 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। ठीक है, अब अपना बच गया एक, तो बच गया अपना 130 प्लस x बराबर अपना क्या बच गया, 15 बच गया और इंटू बच गया 25। ठीक है, ये अपना यहाँ पर है जो बच गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ये इधर प्लस में है, इसको यहाँ पर माइनस के अंदर ले जाते हैं 130 के अंदर। अब 15 और 25 को गुणा करेंगे तो 15 और 25 को गुणा करने पर आ जाएगा अपना 375। माइनस कर लेंगे 130, 375 में से 130 निकालेंगे तो बच गया अपना 245 मीटर। अब देखो 245 मीटर कहां पर दे रखा है, ये देखो यहाँ पर बी ऑप्शन, ये दे रखा है बी ऑप्शन। ये क्या है, पुल की टोटल लंबाई है। पुल की टोटल लंबाई कितनी थी, 245 मीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी ऑप्शन अपना इसका आंसर है जो हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका आंसर है वो हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा आपको पूरा सवाल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो 32 नंबर प्रश्न है जो क्या कहता है, 32 नंबर प्रश्न कहता है √ 292 माइनस x बराबर 17 है। तो x का मान आपको बताना है, x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। अब देखो यहाँ पर √ देर का है, मतलब ये किसी का स्क्वायर होगा। तो अपने यहाँ पर क्या करते हैं, इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। अब देखो क्या बन जाएगा, 292 माइनस x बराबर 17 का वर्ग करेंगे, 17 का स्क्वायर करने पर कितना बनता है, 17 का बन जाएगा 289। ठीक है, 289 बन गया, इसके एक √ बन गया। अब इस √ से √ को काट देंगे, √ से √ को काट देंगे तो क्या बच गया, ये बच गया 289 और इधर क्या बच गया 292। तो इधर को इसको इधर ले जाएंगे तो 292 ये हो गया माइनस का। अब इसमें से इसमें निकालेंगे माइनस x बराबर क्या कितना बन जाएगा, 289 में से 292 माइनस करेंगे तो बच गया माइनस का 3x। माइनस से माइनस काट दिया तो x बराबर बच गया 3। x का मान क्या होगा, 3 होगा। आंसर देखो कहां पर दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है कि x का मान है जो 3 होगा। अब यहां पर आप x का मान 3 लगाकर सॉल्व कीजिए, आंसर आपका 17 बराबर में आ जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, एक खंबे की लंबाई है जो 10 मीटर है, जमीन पर किसी स्थान से एक रस्सी द्वारा देखने पर उसकी जो क्या है चोटी, यहाँ पर चोटी लिखा है, यहाँ पर क्या आएगा चोटी आएगा, मतलब उसका चोटी का जो यूनियन कोण है वो 30 डिग्री का है। तो जो रस्सी है उसकी लंबाई आपको बतानी है। सबसे पहले देखो कि इसके अंदर जो साइन थीटा वाला क्वेश्चन है ये, और साइन थीटा का जो सारणी होती है, टाइम जो टेबल होती है, अगर आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व है वो कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो व्हाइट बोर्ड पर है जो बताऊंगा, इसके अंदर आपको अच्छे तरीके से जो इसकी टेबल याद करनी है, किस प्रकार से आप उसको टेबल को अपने याद कर सकते हैं, अंगुलियों पर अपने उस टेबल को आप रट लेंगे, इतनी मैं गारंटी देता हूं। और उस टेबल को अपने जल्द ही आपको एक वीडियो के माध्यम से मैं आपको सभी को बताऊंगा। सबसे पहले देखो कि एक है जो क्या है खंबा है, अगर इसके अंदर ऐसा सवाल है ना यूनियन कोण वाला, तो लगभग इसके अंदर है जो इसी प्रकार का एक सूत्र बनता है, मतलब चित्र है, डायग्राम इसी प्रकार का बनता है। ये यहाँ पर 90 डिग्री का होगा, अपने इसको मान लेते हैं m मान लेते हैं, इसको n और इसको mn/p या फिर हाँ ठीक mn/p इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का है, ये कौन है उसने बोल दिया कि 30 डिग्री का बनता है। तो अब देखो क्या बन गया, अब देखो क्या बन गया, ये बन गया mn बटा क्या बन गया np बन गया, mn बटा np बन गया, मतलब क्या बन गया साइन थीटा बन गया। साइन थीटा मतलब साइन का 30 डिग्री बन गया।
ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, फटाफट देखो। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, और इसने कितना दे रखा है, उसकी एन है जो कितनी देर की है, ये कितनी देर की है, इसने बोल दिया कि ये देर की है 30, मतलब 10 देर की है। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, पी करना है। तो इसका तिरछा गुना कर दो, पी बराबर क्या आ जाएगा अपना, आ जाएगा 20। तो उसकी रस्सी की लंबाई आपको बतानी है, इसी रस्सी की लंबाई तो आपको बतानी थी। इस रस्सी की लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। तो 20 मीटर कहां पर दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ वाले है जो समझ में आ गया होगा, सवाल का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखो, 24 नंबर प्रश्न देखो, 207 रुपए है, उनको ए बी सी में 1/2, 2/3 और 3/4 के रूप में बांट रहे हैं। तो आपको क्या सी का हिस्सा बताना है। सबसे पहले तो इसको सोल्व करेंगे, 1/2, 2/3, 3/4 को सोल्व करेंगे तो इसका अनुपात कर लेंगे, 1/2, 2/3, 4। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी कितना हो गया 8, अनुपात आ जाएगा 9। ठीक है, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और अनुपात 9, 6:8:9 आ गया। अब देखो क्या आ गया, 6:8:9 आ गया। 6 अनुपात इसको प्लस करते जाएंगे, 6:8:9 आ गया। बराबर इसको जोड़ेंगे कितना आ गया, 6 दूनी 12 और 7 18। इसके अंदर 2 ज्यादा है, इसके अंदर 3 ज्यादा है, 18 और 5 23 हो गया। 23 में इसने बोला है कि 207 तीनों का भाग है। तो इसमें अपने को ज्ञात क्या करना है, किसका ज्ञात करना है, ये ए का है, ये बी का, ये सी का है। अपने को ज्ञात करना है किसका, सी का। तो 207 बटा कर देंगे 23 और इधर से इसको काट देंगे 9। 23 को भाग देंगे 9 से, 23 को इंटू 9 करेंगे, 23 नीवा कितना होता है, 207 होता है। तो 9 इंटू करेंगे कितना, 9 इंटू 9 करेंगे तो आ गया 81। तो सी का भाग कितना होगा, सी का भाग उसमें कितना होगा, 207 में से 81 रुपए। तो 81 कहां पर दे रखा है, डी ऑप्शन देखो, डी ऑप्शन दे रखा है 81 रुपए, डी ऑप्शन दे रखा है 81। यही ऑप्शन है जो इसका आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देखो। 35 नंबर प्रश्न है जो क्या दे रखा है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर है जो 31 रुपए है। तो आपको क्या मूलधन है वो ज्ञात करना है। ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, लेकिन इसका मैं आपको सूत्र बताता हूं किस प्रकार इसको सोल्व करेंगे। इसका सूत्र होता है पी R/100 इंटू इसका स्क्वायर, इसको यहां से गुणा करेंगे और इसको क्या कर देंगे 3 + R/100। ठीक है, फटाफट इस सूत्र का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में इसका आंसर है जो आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, इधर इसने अंतर दे रखा है कितना, 31 रुपए इसने अंतर दे रखा है। इसको इधर करेंगे, इसके बाद अपने को पी करेंगे, पी यहाँ पर 10% वार्षिक दे रखा है तो 10 आ जाएगा, बटा यहाँ पर कितने कर देंगे 100 कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, इंटू कर देंगे कि ये दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे, 3 इंटू हो जाएगा 10, आर दे रखा है 10 तो 10 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 31 आ जाएगा, इधर बराबर आ जाएगा पी, इसको ब्रैकेट के अंदर है बात करें तो यहाँ पर ब्रैकेट को उठाएंगे तो गुणा का निशान आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10/100, मतलब 0 से 0 काटेंगे तो 1/100 यहाँ पर जो बच्चा है वो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या देखा, इधर देखा 30 से कम 310 हो गया, मतलब 31 हो गया, 31 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लीजिए, फटाफट इसको सोल्व करेंगे तो मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ और आगे देखते हैं अपने क्या बन गया था। अपने बना दिया था 31, इधर लिखा था 31 को इधर है जो ले जाएंगे उसके माइनस में ले जाएंगे, यानी कि 31 इंटू 100 और बटा में क्या कर देंगे 310। 31 से 31 काट दिया, 1 0 से 1 0 निकाल दी, कितने बच गए पीछे 1000। तो मूलधन क्या है, मूलधन है 1000 रुपए। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ सवाल समझ में आ गया, थोड़ा सा क्या लंबा सवाल था, मैंने इरेज कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लेना, फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो मैं आपको टेलीग्राम पर इसका सोल्यूशन है जो भेज दूंगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल है जो क्या देर का है, मैथ का लास्ट सवाल है अपना। रीता एक पंक्ति में 22 में से 14वें स्थान पर खड़ी है। रीता एक पंक्ति के अंदर है जो, इसके अंदर बात करो कि टोटल 22 स्टूडेंट है, रीता का स्थान है जो 14वां है। रेखा दाएं से 7वें स्थान पर है जो खड़ी है, दोनों के बीच में है जो ये इधर से है जो 7वें स्थान पर खड़ी है, दोनों के बीच में कितनी 4 है जो स्टूडेंट है वो बीच में खड़े हैं। पंक्ति के अंदर टोटल कितने विद्यार्थी है ये आपको बताना है। 22 में से ये खड़ी है, इसके आगे हो सकता है ये भी और साथी इसके आगे खड़े हो। आपको टोटल पंक्ति के अंदर कितने स्टूडेंट खड़े हैं ये आपको बताना है। तो फटाफट देखो क्या करेंगे, 14 दे रखा है, 7 दे रखा है और 4 दे रखा है, इन दोनों को जोड़ दो, 7 और 4 11, 11 और 14 हो गए 25। टोटल कितने हैं उस पंक्ति के अंदर, टोटल विद्यार्थी उसके अंदर कितने हैं 25 है। तो
तो डी ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। अब अपने बात करते हैं साइंस के क्वेश्चनों के बारे में। तो बोल्ट्जमैन न्यातक का एसआई मात्रक है जो क्या होता है, आंसर क्या हो जाएगा, उसका मात्रक क्या होता है, जूल प्रति केल्विन। जूल प्रति केल्विन है जो उसका मात्रक होगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, त्रिपरमाणुक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि होती है। त्रिपरमाणुक गैस के लिए स्वतंत्रता की कोटि है वो कितनी होती है, कितनी होती है उसकी कोटि, 6 होती है भाई, 6 होती है। तो 6 ऑप्शन यानी कि सी ऑप्शन आपका इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे देखो 39 नंबर प्रश्न, 39 क्या कहता है, किसी पिंड को दी गई उष्मा जो उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक है जो बढ़ा देती है वो क्या कहलाती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, किसी पिंड को दी गई उष्मा जो उसके तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देती है उसको क्या कहते हैं, तापीय क्षमता उसको कहते हैं। उसको ताप को बढ़ाती है, मतलब उसकी उष्मा को बढ़ाती है तो उसको ताप मिला, उसको तापीय क्षमता कहेंगे। मतलब बी ऑप्शन आपका आंसर है इसका सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देखो, निम्न में से कौन उष्मा गतिकी नहीं है। दाब, आयतन, ताप और प्रतिरोध दे रखा है, इनमें से आपको बताना है उष्मा गतिकी नहीं है। कौन है इनमें से उष्मा गतिकी नहीं है, ऑप्शन आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि प्रतिरोध इसका आंसर है जो सही हो जाएगा। प्रतिरोध है जो उष्मा गतिकी है वो नहीं है, बाकी सभी है क्या गतिकी, उष्मा गतिकी है। तो डी ऑप्शन आपका इसका आंसर है वो हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, चश्मा बनाने में उपयोग किया जाने वाला प्रकाशीय कांच किससे बनता है। जो आपके ग्लासेस बनते हैं ना, जो आपके ग्लासेस बनते हैं चश्मा के, वो कांच है जो किससे बनता है, पिलेट कांच, कुक्कुस कांच, स्फटिक या फिर ताप से है। चश्मा बनाने में जो कांच, प्रकाशीय कांच है जो यूज किया जाता है वो किससे बनता है, किससे बनता है, पिलेट कांच से बनता है। तो पिलेट कांच मतलब ए ऑप्शन आपका इसका आंसर है जो हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं अपने क्रांति बेंच के बारे में। नेवी, एमआर, एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड के लिए मैंने एक बेंच स्टार्ट किया है, क्रांति बेंच, जिसके अंदर आपको सुबह 8 बजे वोकेबुलरी की क्लास मिलती है, 9 बजे आपको स्टैटिक जीके जीएस की क्लास मिलती है, 10 बजे आपको एक दिन रीजनिंग और एक दिन मैथ की क्लास मिलती है, शाम को 6 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिलती है, 7 बजे आपको जियोग्राफी क्लास मिलती है और 8 बजे शाम को आपको साइंस की क्लास मिलती है। 3 क्लासेस आपको मॉर्निंग के अंदर, 3 क्लासेस आपको इवनिंग के अंदर, टोटल 3 क्लासेस। लगभग मैं आपको बताता हूं कि क्या पूरा प्रोसेस रहता है इसके अंदर। जैसे मैं बात करूं, लगभग 15 मिनट की प्रत्येक क्लास रहती है। 15 मिनट की अगर बात करें तो 6 क्लासेस बनती है, तो 15 6 90, यानी कि आपको 1.5 घंटे का है जो डेली का वीडियो पढ़ने का जो सामान है वो आपको डेली का मैं देता हूं। पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम पर चैनल पर मिल जाएगी। एग्जाम बुक ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल पर आपको डेली की जो पीडीएफ है 6 पीडीएफ, इसके अलावा जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर क्विज होती है, क्विज के अंदर आपको मैं 10-15 क्वेश्चन और जो भी इंपोर्टेंट फैक्ट होते हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मैं सभी दोस्तों के साथ शेयर करता रहता हूं। तो जिसने भी अभी तक इस बेंच को ज्वाइन नहीं किया, फ्री बेंच है अपने इसके अंदर, और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन सभी आपको यहाँ पर है जो इसके अंदर है जो करवा रहा हूँ। हाल फिलहाल के अंदर सभी क्लासेस है जो वीडियोस है डेली अपलोड हो रही है, बस थोड़ा टाइम है जो कम मिल रहा है, इस कारण वीडियो आगे पीछे हो जाती है, 1-2 दिन है जो मिस हो जाता है। वैसे सभी रेगुलर क्लासेस आपको लगातार मिल रही है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर है जो लगातार मिल रही है। तो जो भी साथी नेवी, एमआर, एयरफोर्स और सीजी की तैयारी कर रहे हैं और नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर आप अच्छा स्कोर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बैच को ज्वाइन कीजिए। और जो भी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जा रही है, जो भी वीडियोस आपको दे रहे हैं स्टैटिक जीके के लिए, बायोलॉजी, मैथ, रीजनिंग, साइंस हो गए, सभी को आप अच्छे से नोट्स कीजिए, उनको नोट्स के रूप में लिखिए ताकि आप एग्जाम के अंदर अपना अच्छा स्कोर है वो क्लियर कर सकें, अच्छा स्कोर है आप रिसीव कर सकें। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो, 42 नंबर प्रश्न है वो क्या दे रखा है। 42 नंबर प्रश्न दे रखा है, निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि से सबसे तीव्र गति कर सकती है। निम्न में से किस माध्यम में ध्वनि सबसे तीव्र गति कर सकती है, तो किस माध्यम से कर सकती है ध्वनि सबसे तीव्र गति, ऑप्शन आपको बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पित्तल, पित्तल इसका आंसर है जो हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या दे रखा है, न्यूट्रॉन किसे छोड़कर सभी परमाणुओं में उपस्थित होते हैं। एच, हीलियम, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन आपको यहाँ पर बताना है। तो किसमें है जो न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन द ऑल एटॉम्स एक्सपेक्टेड, किसमें, किसे छोड़कर न्यूट्रॉन है जो सभी परमाणुओं में उपस्थित रहता है। तो एच को छोड़ देंगे, मतलब हीलियम को छोड़ देंगे, एच मतलब सी को छोड़ देंगे, तो सी मतलब एच को छोड़ेंगे, सभी न्यूट्रॉन है वो प्रेजेंट रहता है और इसमें प्रेजेंट है वो नहीं रहता, मतलब ये प्लस रहता है, पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव मतलब इसमें नहीं रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना इसका आंसर है जो हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं 44 की तरफ। 44 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा कांच के पात्र में रखे जाने पर पात्र की दीवारों को गीला नहीं करता। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है ये। देखो क्या आप कांच का एक पात्र बात करें तो एक कांच का गिलास लेते हैं, अपने क्या लेते हैं, एक कांच का गिलास लेते हैं और इस गिलास के अंदर अगर आपने जल डालेंगे ना तो क्या वो इस पात्र की जो ये जो साइड की जो दीवारें हैं, कांच की गिलास की जो दीवारें हैं ना, इसको गीला करेगी या नहीं करेगी, ये आपको बताना है। तो क्या देखो ये इसको गीला करेगी या फिर नहीं करेगी, आपको बताएंगे। जल करता है या फिर नहीं करता इसको, जल इसकी है जो दीवारों को गीला कर देगा, गिलास की जो बॉर्डर होगी इनको गीला करेगा, तो ऑप्शन तो नहीं होगा। एल्कोहल मतलब शराब होती है, जो दारू होती है, ये भी इसको है साइड से गीला करेगी, ये भी नहीं होगी। फिनोल होता है, फिनोल भी क्या है, इस चीज को यहां से क्या है, इसको गीला कर देगा, इसके तल को भी गीला करेगा, इसको साइड किससे गीलो कर देगा, गीला करेगा। तो ये तीनों तो नहीं होंगे। मरकरी होती है ना, मरकरी जिसको पारा भी बोलते हैं, Hg जिसको बोलते हैं, ये इसको गिलास के अंदर है, जो जब इसको बाहर निकालेंगे तो ये गिलास सूखा ही रहेगा, ये इसको गीला नहीं करता है, इसके साथ जो चिपकता नहीं है। तो मरकरी इसका डी ऑप्शन इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे देखो 45 नंबर ऑप्शन, 45 नंबर है जो क्वेश्चन क्या दे रखा है 45। देखो कॉफी जो होती है पीने वाली कॉफी, इसका पीएच मान है वो कितना होता है, पीएच मान है वो कितना होता है, कॉफी का पीएच मान है वो कितना होता है। तो फटाफट कमेंट करके बताओ आंसर कितना हो जाएगा, 13। कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 13 होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका इसका आंसर है जो हो जाएगा। आगे देखो 46, CO2, ये जो सूत्र है CO2 में आपको बताना है कि C की ऑक्सीकरण की संख्या है वो कितनी है। CO2 के अंदर जो C है, ये जो C है, C की ऑक्सीकरण की संख्या है वो कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो ऑक्सीकरण की संख्या कितनी होती है, C की ऑक्सीकरण की संख्या होती है 4। तो 4 कहां पर दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है 4, तो डी ऑप्शन आपका आंसर है जो हो जाएगा। आगे देखो 47, डायमंड कांच काटने में काम आता है, इसका कारण क्या है। जो कांच होता है, बड़ा कांच होता है, इसको काटने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है। डायमंड का यूज है वो कांच को काटने के लिए किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसकी कठोरता के लिए, उच्च इसकी क्वालिटी के लिए, या फिर उच्च अपवर्तनांक के लिए, उच्च गलनांक के लिए, या फिर उच्च इसके स्तर के लिए। तो यहाँ पर क्या इसका आंसर है जो हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, जो डायमंड होता है उस कांच को काटने के लिए यूज क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी कठोरता मतलब ये ज्यादा कठोर होता है, इस कारण ये कांच को आसानी से जो काट देता है, इस कारण डायमंड का यूज है वो किया जाता है। तो ए ऑप्शन इसकी कठोरता के कारण है जो इसका यूज कांच काटने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा एकल उर्वरक नहीं है, निम्न में से कौन सा है जो एकल उर्वरक है वो नहीं आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंगल फर्टिलाइजर, सुपर फास्फेट, एनपी उर्वरक, एनपीके उर्वरक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है जो एकल उर्वरक नहीं है, सुपर फास्फेट आपका इसका आंसर है जो हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका इसका आंसर है जो हो जाएगा। सुपर फास्फेट है जो एकल उर्वरक है, जो एकल सिंगल सर्टिफिकेट है वो नहीं है। आगे देखो सिंगल फर्टिलाइजर है वो नहीं है। 49 देखो, कौन सा रेशम है वो सर्वश्रेष्ठ होता है, कौन सा जो रेशम होता है, कौन सा सिल्क इज द बेस्ट, विच सिल्क इज द बेस्ट। तो यहाँ पर आपको अलग अलग उसकी ब्रांड मतलब दे रखी है, आपको बताना है कि कौन सा जो रेशम होता है, जो सिल्क होता है सबसे बेस्ट होता है, विच सिल्क इज द बेस्ट। आंसर क्या हो जाएगा, मलबेरी रेशम। जो मलबेरी रेशम होता है ये सबसे बेस्ट होता है, सबसे अच्छा जो रेशम होता है वो कौन सा होता है, बी ऑप्शन आपका इसका आंसर है जो होगा। सबसे अच्छा बेस्ट जो कौन सा होता है वो होता है मलबेरी रेशम। तो बी ऑप्शन आपका इसका आंसर है जो हो जाएगा। अपना 50 क्वेश्चन नंबर देखते हैं, लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेरियर राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य जंतु क्या है। साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बायोलॉजी का अपने बात करें तो अगर जैसे अपने क्वेश्चन का आप जैसे सॉल्व देखोगे तो सर अपने को आपने तो जीके का क्वेश्चन मतलब इसके अंदर जो इंक्लूड कर दिया साइंस वाले पार्ट में, तो नहीं, ये साइंस का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस के मैंने बुक से इस क्वेश्चन को उठाया है। पेरियार नेशनल पार्क इज द मेन एनिमल, पेरियार जो राष्ट्रीय उद्यान है उसका मुख्य जंतु है वो कौन सा है, एंटीलोप, हाथी, गधा, या फिर चीता। तो उस एंटीलोप क्या, उस पेरियर जो राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसका मुख्य जानवर क्या है, हाथी है, मतलब एलिफेंट इसका आंसर है जो हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका इसका हाथी इसका जो आंसर है जो हो जाएगा। उसका मुख्य जानवर क्या है, हाथी है, मतलब बी ऑप्शन आपका इसका सही आंसर है जो हो जाएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट नेवी एमआर कंप्लीट प्रेक्षण, मैंने आपको 2 सेक्शन 25-25 के 2 सेक्शन थे, इसमें एक सेक्शन के अंदर आपको जीके जीएस और दूसरे में आपको मैथ और साइंस के क्वेश्चन थे। आपको ने अच्छे क्वेश्चंस
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, आपने अच्छा स्कोर क्रिएट किया होगा। अगर आपने 50 में से 35 प्लस स्कोर किया है तो मतलब आपकी तैयारी है जो अच्छे तरीके से चल रही है, आप नेवी मार्क के लिए अच्छे तरीके से जो अपनी तैयारी को स्टार्ट है जो कर रहे हैं और आपकी तैयारी भी अच्छी है। तो जिसने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर देना, और जिसने भी अभी तक इस वीडियो को पूरा नहीं देखा था तो मेरे रिक्वेस्ट है आप सभी से कि इस प्रैक्टिस सेट को पूरा सॉल्व कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर, और प्रत्येक क्वेश्चन के जो ऑप्शन थे उनके बारे में मैंने आपको इस वीडियो के अंदर जो इस प्रैक्टिस सेट के अंदर बताया है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जिसने भी अभी तक 10 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट नहीं खरीदे हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देगा, जल्दी से जाकर इस प्रैक्टिस सेट को, इन 10 प्रैक्टिस सेटों को खरीदिए, इनको सोल्व कीजिए। और नेवी एमआर की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है, उसके लिए अपना अच्छा स्कोर पाने के लिए, अच्छा सिलेक्शन लेने के लिए, अच्छी रैंक लेने के लिए, अपनी तैयारी अच्छे से करने के लिए इन 10 प्रैक्टिस सेट को लीजिए। और मैं आपको ये इतना विश्वास दिलाता हूं कि 10 प्रैक्टिस सेट आपको आपकी तैयारी के अंदर अपना महत्वपूर्ण शोक जो प्रैक्टिस सेट देते हैं, ये 10 प्रैक्टिस सेट आपकी तैयारी के अंदर अपना महत्वपूर्ण योगदान है वो जरूर देंगे। और 2020 के अंदर जो फरवरी के अंदर एग्जाम हुए थे उन क्वेश्चनों को जरूर रिपीट करना, क्योंकि पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं वो बार बार है जो पूछे जाते रहे हैं और आगे भी जाते रहेंगे। तो वीडियो कैसा लगा सभी साथी मुझे कमेंट करके बता देंगे, और जो भी 2-3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे सभी साथी उनका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बता देना। बाकी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आपने पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट किया है तो नीचे जो लाल बटन आ रहा है उसको दबा देना। जय हिंद, जय भारत।